क्या चाहिए, किस तरह करना है, क्या करना है, ये सब चीज़ें हमने पता करनी है, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग, WBS, स्किल सेट्स एंड रिसोर्सेज, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपने टाइम एस्टिमेट करना है, तो आपको पता है कि आपने रिक्वायरमेंट्स गैदर करनी है। रिक्वायरमेंट्स आप इकट्ठे करते हैं तो आपको पता चलता है कि अच्छा इस काम में कितना टाइम लगेगा, ये वाली रिक्वायरमेंट कितने टाइम में इम्प्लीमेंट हो जाएगी, इस वाली रिक्वायरमेंट के लिए आपको कितना जो है ना वो स्किल सेट चाहिए, कितना ज़्यादा टाइम लग सकता है इसके ऊपर। देन ऑब्वियसली WBS हमने पहले भी पढ़ा था कि WBS के अंदर क्या होता है कि आपने एक्टिविटीज लेवल पे जो है ना वो काम डिवाइड किया होता है। तो होता क्या है उसके अंदर कि आपको फिर हर एक एक्टिविटी के साथ एसोसिएटेड आप उसकी ड्यूरेशन अटैच कर सकते हैं। ये भी हमने एक्टिविटी की थी, आपने देखा था WBS के साथ वो क्या था, एसोसिएटेड उसका टाइम था, याद है ना आपको। इसी तरह आपके जो है वो ये कि द मोर डिटर्मिन स्किल्स एंड रिसोर्सेज, ये भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। Then what? The more details you have, the better prepared you will be factor in delays, risk and small time consuming jobs. यानी कि रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग में भी वही बात है कि जितनी आपके पास डिटेल्स आती चली जाएंगी ना, आप उतनी बेटर पोजीशन में होंगे कि आप किसी भी उस रिक्वायरमेंट के डिलेज कितने पॉसिबल हैं, उसमें कितने रिस्क आ सकते हैं, कौन सी जो जॉब्स हैं वो टाइम कंज्यूमिंग है, कौन सी ऐसी जॉब है जो टाइम शॉर्ट टाइम में भी हो जाएंगी, ये सब सारी पिक्चर आपके सामने आ जाती है। इवन WBS हेल्प यू इन दिस, ठीक है। वंस अगेन वही बात है कि रिक्वायरमेंट्स आपको पता है एकदम से आपके सामने नहीं आती। आप लोगों ने फाइनली प्रोजेक्ट में अपने ये एक्सपीरियंस जरूर किया होगा, एक टाइम तक आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपकी जो है ना प्रोग्रेस करती रहती हैं, एलैबोरेट होती रहती हैं, साइक्लिक मूवमेंट में जो है ना वो पॉलिश होती चली जाती हैं आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं। अब क्या होता है कि स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट जो आपने स्केड्यूल बनाए होते हैं ना रिक्वायरमेंट्स को लेके, वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, मगर जूं जूं आपकी प्रोजेक्ट की जो स्पेसिफिकेशन है फाइन ट्यून होती जाती है, क्या होता है स्केड्यूल भी साथ साथ क्या होता जाता है, फाइन ट्यून होता चला जाता है। मगर क्या है, आपने कोई चीज जो है ना वो अनकंट्रोल्ड नहीं छोड़नी, आपकी हर चीज जो है ना वो कंट्रोल्ड होनी चाहिए कि आपको आपका एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए, और उस प्लान को आपने जो है ना फिर एक्चुअल के साथ, हमेशा मैं जो बात करती हूँ, एक होता है प्लान और एक होता है एक्चुअल, फिर आपने उसको मॉनिटर करते रहना है कि कोई चीज आउट ऑफ प्लान ना जा रही हो। देन योर WBS, ठीक है। WBS में आपको पता है कि आपने एक्टिविटी लिस्ट बनाई होती है, उसके अंदर जो टास्क होते हैं वो आपको बता रहे होते हैं कि आपकी कौन सी एक्टिविटी को कितना टाइम लगेगा, कौन सी एक्टिविटी किस एक्टिविटी के ऊपर डिपेंडेंट है, और जहाँ डिपेंडेंसी होती है वहाँ पे आपको पता है कि फिर वो एक अलग से जो है ना वो एक साइंस होती है, हाउ टू हैंडल इट। फिर उसके बाद डिटर्मिन स्किल्स एंड सेट्स। अब आपकी जो टीम मेंबर्स हैं, कभी भी अच्छी बात ये नहीं होती कि आप जो है ना बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर अकेले बैठ के अपने जो है ना वो आप बनाएं, WBS बनाएं और एक्टिविटीज़ की जो है ना वो टाइम एस्टिमेशन करें। अपने रिसोर्सेज को, जो आपकी टीम मेंबर्स हैं ना, जो आपके प्रोजेक्ट में आपके साथ काम कर रहे हैं, उनको ज़रूर इनकॉर्पोरेट करें अपने टाइम एस्टिमेट्स निकालते हुए, यानी कि जिन्होंने असल में काम करना है उनके ऊपर। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के ऊपर जो है ना वो कितना टाइम लग सकता है। दे आर रियल कनेक्टर्स टू दोज एक्टिविटीज, दोज स्किल टास्क। अच्छा, ये जो होती है आपकी प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम होती है, ठीक है। अच्छा, इसका सबसे पहली बात ये कि इसकी जो है ना वो व्हाइट बोर्ड के ऊपर जिसे कहते हैं, मैंने जो एल्गोरिदम है ना प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम का, एक एल्गोरिदम होता है फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास, ठीक है। वो एल्गोरिदम मैंने बकायदा व्हाइट बोर्ड के ऊपर जो है ना वो उसका स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज उसकी जो है ना मैंने वो रिकॉर्ड की हुई है, वो मैं रखूंगी, एक डॉक्यूमेंट रखूंगी जिसके अंदर उसकी जो है ना वो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, सारी की सारी स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज है उसके अंदर, वो आपने डॉक्यूमेंट अंडरस्टैंड करना है। आपने वो वीडियो देखनी है जिसके अंदर मैंने व्हाइट बोर्ड पे उस पूरे एल्गोरिदम को जो है ना मैंने आपको जो है ना वो मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया हुआ है, तो वो आपने बहुत अच्छी तरह वो वीडियो अंडरस्टैंड करनी है। अब ये जो प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम है ना वो ये क्या बताती है, इट्स अ रोड मैप ऑफ द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज नीडेड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, ठीक है। कि आपको जो एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो एक्टिविटीज जिसके ऊपर आपका प्रोजेक्ट डिपेंडेंट है ना उनकी सीक्वेंसिंग का रोड मैप बताता है आपका पूरा प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, क्रोनोलॉजिकल रिलेशनशिप्स होते हैं एक्टिविटीज के बीच में। कुछ एक्टिविटीज, कुछ वर्क पैकेजेस आपकी जो है ना वो पहले आते हैं जिनको आप क्या कहते हैं, प्रेडिसेसर्स। कुछ आते हैं जो बाद में होते हैं, उसको आप क्या कहते हैं, सक्सेसर्स। इसका क्या मतलब है, प्रेडिसेसर्स का मतलब ये है कि ये वो वर्क पैकेजेस हैं दैट मस्ट बी परफॉर्म बिफोर अनदर, यानी कि पहले एक एक्टिविटी ए है, एक एक्टिविटी बी है, तो इसका मतलब है कि एक्टिविटी ए जो है एक्टिविटी बी का क्या है, प्रेडिसेसर, एंड एक्टिविटी बी जो है वो क्या है, सक्सेसर। क्यों? क्योंकि वो उसके बाद आ रहा है, यानी कि बी इज सक्सेसर ऑफ ए एंड ए इज प्रेडिसेसर ऑफ बी, ठीक है। इसके अलावा नेटवर्क डायग्राम के और भी बहुत सारे नाम है, इसको प्रेसिडेंट डायग्राम भी कहते हैं, एक्टिविटी और नोड डायग्राम भी कहते हैं, मुख्तलिफ इसके नाम है जिसको आप जिसके थ्रू इसको इस तरह की एक डायग्राम होती है, इस तरह से एक
ग्राफ फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें एक स्टार्ट नोड है, एक फिनिश नोड है, प्रोजेक्ट स्टार्ट कब होगा, प्रोजेक्ट फिनिश कब होगा, फिर उसके बाद देखें ये A B C D E F, ये जो कुछ है ये सारा कुछ क्या है, ये आपकी एक्टिविटीज़ के नाम है, ठीक है। उसके बाद ये जो आपके एरोज के ऊपर ये ड्यूरेशन बाकायदा मेंशन्ड है कि आपकी जो है ना कौन सी एक्टिविटी कितनी ड्यूरेशन किया। अक्सर ये ड्यूरेशन एक्टिविटीज़ के अंदर भी लिखा होता है, इसको एक्टिविटी ऑन एरो कहते हैं, एक्टिविटी ऑन नोड कहते हैं, ठीक है। अगर नोड के अंदर है तो फिर क्या है एक्टिविटी की ड्यूरेशन, अगर नोड के अंदर है तो एक्टिविटी ऑन नोड, अगर एक्टिविटी की ड्यूरेशन एक्टिविटी के एरो पे है तो एक्टिविटी ऑन एरो, ठीक है। तो इसे मुख्तलिफ आपको पैटर्न्स नजर आएंगे। तो क्या है कि ये हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप पे। नेक्स्ट क्लास का क्या मतलब है कि आप रिकॉर्डिंग देखेंगे इसकी। ये नेक्स्ट प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आपने ऑर्डर आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। प्रोजेक्ट की टाइमिंग्स, कौन सी लेबर इंटेंस जो है ना वो इंटेंसिव है, और ये नेटवर्क डायग्राम आपको जो है ना बहुत सारी फोरकास्टिंग में भी आपको हेल्प करती है। आप प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ को फोरकास्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद क्या है कि सम एक्टिविटीज़ यू विल डिस्कवर आर मोर कॉम्प्लिकेटेड देन अदर। तो आप क्या कर सकते हैं कि इस नेटवर्क डायग्राम को देखते हुए जो एक्टिविटीज़ आपको लग रही हैं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अब वो मजीद कोई एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स के डेवलपर्स के हवाले कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें और क्या फ़ायदा है कि एक आपकी होती है एक्टिविटी की टाइप होती है एफर्ट ड्रिवन, एक एक्टिविटी की टाइप होती है फिक्स ड्यूरेशन। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ इसकी। कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं कि आप उनके ऊपर अगर एक जैसे फॉर एग्जांपल काम हो रहा है ना, उसके ऊपर अगर ज्यादा लोग लगाएंगे ना वो काम जल्दी हो जाएगा, ठीक है। और कुछ ऐसी होती हैं उन्होंने जितनी देर में होना है ना उतनी देर में ही होना है, चाहे जितने मर्जी रिसोर्सेज उसके ऊपर लगाएं। कोई रियल लाइफ एग्जांपल दे सकते हैं मुझे आप लोग एफर्ट ड्रिवन की, कि जिसके ऊपर अगर ज्यादा लोग लगाएं तो वो काम जल्दी हो जाता है। एफर्ट ड्रिवन इज व्हाट, चाहे ज्यादा रिसोर्सेज एंगेज करें काम जल्दी हो जाएगा। फिक्स ड्यूरेशन में क्या है, जितना मर्जी बंदे एंगेज करें, जितना उसने टाइम लेना है ना उस एक्टिविटी ने उतना ही लगेगा, ठीक है। तो ये मेन कॉन्सेप्ट था एक्टिविटी डायग्राम में, वही बात है। नोड्स यही है कि फर्स्ट एक्टिविटी को स्टार्ट कहते हैं, लास्ट एक्टिविटी को फिनिश कहते हैं, प्रेडिसेसर्स जो कि पहले स्ट्रीम में पहले आ रही होती हैं, और सक्सेसर कौन सी जो बाद में आ रही होती हैं एक्टिविटीज, ठीक है। एक्टिविटी सीक्वेंसिंग, ठीक है। अब हमने एक्टिविटीज आइडेंटिफाई कर ली, हम ये भी बात करें कि एक्टिविटीज के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो डिपेंडेंसीज के रिलेशनशिप है। प्रोजेक्ट के टास्क एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। कोई एक्टिविटी जो है ना वो स्टार्ट होने के लिए दूसरी एक्टिविटी के ऊपर डिपेंडेंट हो सकती है। बहुत सारी एक्टिविटीज आप पैरेलल में भी शुरू कर सकते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज जो है ना वो आपके ओवरलैप भी कर सकते हैं। तो इन सब का जो है ना वो जो डिपेंडेंसीज हैं वो किसके ऊपर इम्पैक्ट करती हैं, आपके प्रोजेक्ट के स्केड्यूल की मैनेजमेंट पे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक्टिविटी के रिलेशनशिप्स हैं बहुत सारे, इसको हम आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करते हैं। एक्टिविटी के ड्यूरेशंस में जैसे स्टार्ट टू फिनिश, स्टार्ट टू स्टार्ट, फिनिश टू फिनिश, स्टार्ट टू फिनिश, ठीक है। अब इन वर्ड्स पे गौर कीजिएगा, अब मैं बारी बारी आपको आगे दिखाती हूँ। सबसे पहले फिनिश टू स्टार्ट, इसको ना आप उर्दू में तर्जुमा करें। फिनिश टू स्टार्ट यानी कि कोई एक्टिविटी फिनिश करनी है कोई और एक्टिविटी स्टार्ट करने के लिए, ऐसे ही बनता है कॉन्सेप्ट फिनिश टू स्टार्ट। यानी कि सम यू आर ऑर्डरिंग समवन फिनिश टू स्टार्ट, फिनिश करो कुछ स्टार्ट करने के लिए। ये बात समझ आती है मेरी? फिनिश करो कुछ स्टार्ट करने के लिए, इसका मतलब है कि ये एक ऐसा रिलेशन है जो सीक्वेंशियल है, कि आपको एक काम स्टार्ट करने के लिए एक काम फिनिश करना पड़ेगा। इट्स अ सीक्वेंशियल डिपेंडेंसी। जैसे फॉर एग्जांपल एक एक्टिविटी है जिसमें लग रहे हैं 8 दिन, उसका आईडी है 4.1। एक एक्टिविटी है जिसको लग रहे हैं 5 दिन, हाँ जी बिल्कुल, एज अ इनपुट आउटपुट ऑफ द इनपुट ऑफ अदर, एग्जैक्टली। ये ऐसी डिपेंडेंसी है। तो क्या है कि आपने जो है वो फॉर एग्जांपल अगर 4.1 जो है वो आपकी है बिल्ड हाउस फ्रेम, और शिंगल द रूफ है 4.8। शिंगलिंग रूफ का क्या मतलब है कि जो रूफ के ऊपर जो पैनलिंग हो रही होती है वो सारी, एक काम खत्म करके दूसरा, एग्जैक्टली बिल्कुल। तो क्या है कि जब तक आप घर का हाउस फ्रेम नहीं अपना जो है ना वो कंप्लीट करते, तो रूफ जो है ना वो नहीं डल सकती। जाहिर है आपका फ्रेम ही नहीं बना, वो तो छत कहाँ डालोगे, हवा में। तो ये जो है ना ये इस तरह की डिपेंडेंसी को आप क्या कहते हैं, फिनिश टू स्टार्ट। क्लियर? ओके। एक होती है फिनिश टू फिनिश, इसका क्या मतलब है, एक एक्टिविटी को फिनिश करना है दूसरी को फिनिश करने के लिए। इसका ये मतलब है कि ये एक्टिविटीज चाहे स्टार्ट जब भी हो, उनका स्टार्ट का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, मगर ये फिनिश एक सेम टाइम पे होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि एक्टिविटीज स्टार्ट जब मर्जी हो, मगर फिनिश का जो इनका डेडलाइन है ना वो सेम टाइम पे डेडलाइन इनकी फिनिश होनी चाहिए। यानी कि बिल्कुल ऐसी बात है कि आप जैसे वो नहीं कर लेते होते कि आपके फ्रेंड्स ने कोई खाना वाना खाने जाना हो, तो आप कहते हैं भाई इतने टाइम पे इस जगह पे पहुंच जाना है सबने।
अब चाहे कोई जो है वो 15 मिनट पहले निकल के भी कोई पहुंच सकता है, किसी को पहले उस टाइम तक पहुंचने के लिए 2 घंटे पहले घर से निकलना होगा, चाहे वो स्टार्ट जब मर्जी हुई है, मगर वो फिनिश जो है ना वो एक टाइम पे होंगी। ये बात समझ आ रही है आपको? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक रिमोट लोकेशन पे जो है ना वो घर बन रहा था, ठीक है। अब वहां पे दो एक्टिविटीज हैं कि आपने मटेरियल डिलीवर करने हैं और आपने वर्कर डिलीवर करने हैं घर की कंस्ट्रक्शन के लिए। अब मटेरियल हो सकता है डिलीवर वर्कर और मटेरियल, अब ऐसे भी ना हो मटेरियल आ चुका और वर्कर ना आए, या ये भी ना हो वर्कर आए हो मटेरियल ना आए, दोनों एक ही वक्त में पहुंच जाने चाहिए। चाहे मटेरियल जो है ना एक दिन पहले जो है ना आपने ऑर्डर किया हो, या डिलीवर वर्कर जो है ना आपने, मगर एक टाइम पे उनका कंप्लीट होना जो है ना वो बहुत जरूरी है। आई होप आई एम क्लियर इन दिस। नेक्स्ट इज स्टार्ट टू स्टार्ट। फिनिश वो जब मर्जी हो, पर स्टार्ट आप जो है ना पैरेलल कर सकते हैं, ये पैरेलल एग्जीक्यूशन के फॉर एग्जांपल आपने जो है ना क्या है, एक तरफ आप जो है ना वो प्लम्बिंग कर रहे हैं और एक तरफ जो है ना आपने इलेक्ट्रिशियन को बुला लिया। घर में भी आप यही कर रहे होते हैं, एक तरफ आपने हांडी रख दी, एक तरफ आपने कपड़े धोने शुरू कर दिए, एक तरफ आपने जो है ना वो अपनी फुफ्फो को फोन करना शुरू कर दिए। तो क्या है यहाँ पे जो है ना वो आपकी पैरेलल प्रोसेसिंग एक किस्म की चल रही है, ठीक है। अच्छा, ये जरा ट्रिकी होता है स्टार्ट टू फिनिश। किसी चीज को फिनिश करने के लिए आपको स्टार्ट करना जरूरी है, जब तक आप स्टार्ट नहीं करेंगे एक चीज को फिनिश नहीं कर सकते आप। इसकी जो रियल लाइफ एग्जांपल है ना वो बिल्कुल ऐसे हो सकती है, जैसे अक्सर आपने गार्ड्स की ड्यूटीज देखी होंगी कि गार्ड्स की ड्यूटीज है ना, एक गार्ड की ड्यूटी तब फिनिश होती है जब दूसरा गार्ड आ जाए। बैंक्स में अक्सर ऐसे ही होता है ना कि उसकी ड्यूटी तब तक एग्जिस्टिंग वाले की फिनिश नहीं हो सकती जब तक नया वाला जो गार्ड है ना वो आके उसको स्टार्ट ना कर दे। जो आके स्टार्ट करता है तो पहले वाले की जो ड्यूटी है वो फिनिश हो जाती है, ठीक है। तो ये इस वाली एक्टिविटी डिपेंडेंसी को आप क्या कहते हैं, स्टार्ट टू फिनिश। फिर कुछ इसी तरह की कुछ फॉर्मल जो पीएम बॉक के अंदर मजीद डिपेंडेंसीज हैं जो थोड़ी थोड़ी इनके साथ कुछ रिलेट करती हैं पर उनके नाम थोड़े फॉर्मल है। वो क्या है, प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसीज में एक हम मैंडेटरी कहते हैं, एक हम डिस्क्रिशनरी कहते हैं, एक हम एक्सटर्नल कहते हैं, एक हम इंटरनल कहते हैं। ये भी डिपेंडेंसीज हैं जो पीएम बॉक में रिपोर्ट हुई हुई हैं। सबसे पहले आते हैं हम मैंडेटरी में, इसको हम हार्ड लॉजिक भी कहते हैं, ठीक है। इसका दूसरा नाम जो है वो हार्ड लॉजिक भी है और इसको हम क्या कहते हैं, मैंडेटरी जो है ना डिपेंडेंसी। इसका इसका जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्या है कि इसमें मस्ट जो है ना वो काम एक ऑर्डर में ही प्रोसेस होना है, वो इस ऑर्डर के बगैर प्रोसेस नहीं हो सकता। इसमें एक पर्टिकुलर ऑर्डर ही को आपने फॉलो करना है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे है कि कंसीडर टू एक्टिविटीज ए एंड बी, बी हैज द मैंडेटरी डिपेंडेंसी ऑन ए, ठीक है। ए बी की जो है वो ए के ऊपर मैंडेटरी डिपेंडेंसी। इसका क्या मतलब है कि बी के ऊपर एक्शन तब तक नहीं हो सकता जब तक ए कंप्लीट नहीं होता। तो ये कौन सी वाली है, फिनिश टू स्टार्ट, जो हमने स्टार्ट में पढ़ी थी ना, फिनिश टू स्टार्ट, यही थी ना सबसे पहली, फिनिश टू स्टार्ट। हाँ जी, बिल्कुल, कि आपको जो है ना वो बी तब तक नहीं परफॉर्म हो सकता जब तक ए जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। तो क्या मतलब है यहाँ पे, बी क्लाइंट का अप्रूवल तब तक नहीं हो सकता जब तक रिक्वायरमेंट का डॉक्यूमेंट रेडी ना हो जाए। फ्लोर की कंस्ट्रक्शन तब तक नहीं हो सकती जब तक बुनियादें ना रख दी जाए बिल्डिंग की। क्रैश टेस्टिंग तब तक नहीं कर सकते जब तक कार की प्रोटोटाइप ना बन जाए। गाड़ी नहीं बनाई आपने और क्रैश टेस्टिंग किसकी करेंगे आप? तो ये बात आपको समझ आई है? ये बिल्कुल उस तरह की मैंडेटरी डिपेंडेंसी किसके साथ रिलेट कर रही है आपकी, वो जो आपने पहले देखी थी, फिनिश टू स्टार्ट, ऐसे ही है ना? ठीक हो गया। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड नेक्स्ट। दूसरी आपकी डिस्क्रिशनरी, इट्स अ सॉफ्ट लॉजिक, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर नॉर्मली इसको आप एक और नाम भी होता है, इसको कहते हैं वैल्यूएटिंग डिस्क्रिशनरी डिपेंडेंसी, सॉफ्ट लॉजिक भी कहते हैं इसको, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं होता, इसमें जैसे टीम फील करती है ना कि इस काम को करने का ये ऑर्डर होना चाहिए, हम इसको उस तरह कर सकते हैं। वन वे टू डिफाइन द सीक्वेंस, यानी कि एक काम को करने के ना 2-3 सीक्वेंस हो करने के, आपकी टीम डिसाइड कर रही होती है कि हम अपनी बेस्ट प्रैक्टिस के मुताबिक या हमारे पिछले एक्सपीरियंस के मुताबिक हमें क्या करना चाहिए। तो इसका एक और नाम भी होता है, सॉफ्ट लॉजिक कह लें, प्रेफरेंशियल लॉजिक कह लें, प्रेफर्ड लॉजिक कह लें, ठीक है। तो ये आपके ना टीम के ऊपर डिपेंड करता है कि एक काम को करने के मल्टीपल तरीके हो ना, मुख्तलिफ ऑर्डर्स हो, तो भी टीम डिसाइड करती है कि भाई हमने अपनी प्रीवियस एक्सपीरियंस के मुताबिक हमें कौन सा जो है ना वो ऑर्डर सूट करता है, कि हमारे रिजल्ट इससे बेहतर आते हैं। इसमें कोई इतना लेसन लर्न वाली असाइनमेंट है ना आपकी, बिल्कुल उसकी बेस पे फिर आप डिस्कस करते हैं कि अच्छा हमारे पिछले दफा ये वाले फ्रूटफुल रिजल्ट्स थे, तो ये जो ये वाली 2 एक्टिविटीज़ है ना ये हम आगे पीछे भी कर सकते हैं। इसी तरह ये एग्जांपल है आके, जैसे फॉर एग्जांपल 2 एक्टिविटीज़ हैं आपकी ए और बी, ठीक है।
और इसमें क्या हो रहा है, बी की जो है ना डिस्क्रिशनरी डिपेंडेंसी है ए के ऊपर। इसका मतलब है कि बी जो है ना वो ए से पहले भी किया जा सकता है और ए जो है ना वो बी से पहले भी किया जा सकता है। दे बोथ आर इंडिपेंडेंट। अब क्या है कि आपकी टीम डिसाइड करती है कि अब इन दोनों का जो है ना वो क्या ऑर्डर होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बी मॉड्यूल, सॉरी एक वाई मॉड्यूल बन रहा है और एक एक्स मॉड्यूल बन रहा है, दोनों की कोई डिपेंडेंसी नहीं है सच। तो अब क्या हो सकता है, इसका कोई भी ऑर्डर रखा जा सकता है। इसी तरह फर्निश रूम आर, फर्निश रूम एस, दोनों पैरेलल कर लो, दोनों एक दूसरे के बाद कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एयरलाइन टिकट, बाय इंश्योरेंस, मतलब इंडिपेंडेंट है ये, ठीक है। इट्स अ सॉफ्ट लॉजिक। अब आप खुद अंदाजा लगाते हैं कि आपने कैसे करना है। अब आते हैं एक्सटर्नल डिपेंडेंसी। ये वो आती है वो प्रोक्योरमेंट वाली, जब आपके कंट्रोल से बाहर होता है काम के, यानी कि आप कोई और वेंडर है जिसने आपको जो है ना वो कोई चीज जो है वो डिलीवर करनी है, आपको कोई चीज प्रोवाइड करनी है, आप उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो अक्सर नेटवर्क डायग्राम जब आप बनाते हैं ना, तो आप क्या करते हैं कि ये जो आपकी एक्टिविटीज होती है ना, जो किसी रिमोट बंदे के ऊपर या आउट ऑफ द स्कोप, या आउट ऑफ स्कोप तो नहीं कहना चाहिए, आउट ऑफ बाउंड्री ऑफ योर प्रोजेक्ट, किसी और थर्ड वेंडर के ऊपर आप डिपेंडेंट है, एक्सटर्नली डिपेंडेंट है, तो उसको ना वो एक क्लाउड की फॉर्म में, उन टास्क का एक क्लाउड सा बना के ना, तो उसको आप शो करते हैं उसके अंदर कि जी इससे ये पता चलता है कि ये वाली जो वो सेट ऑफ एक्टिविटीज है ये किसी थर्ड वेंडर के ऊपर डिपेंडेंट है। उससे एक थोड़ा सा ना डिस्क्रिमिनेट हो जाता है कॉन्सेप्ट। एक्सटर्नल डिपेंडेंसी समझ आइए आप लोगों को, जब किसी थर्ड वेंडर के ऊपर, कोई थर्ड पार्टी के ऊपर आपकी जो एक्टिविटीज है ना, कोई सेट ऑफ एक्टिविटीज है कि वो बंदा करके देगा, तो अब आपका काम जो है ना वो आगे चलेगा, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल आपका जो है ना वो जो आपने कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, फूफो के घर, खाला के घर शादी का कार्ड देके आना है, तो जब तक आपका जो वो प्रेस वाला है, जब तक आपको कार्ड प्रेस वो प्रिंट करके नहीं देगा, तब तक आप जाके नहीं दे सकते। अब ये एक्सटर्नल डिपेंडेंसी है, ठीक है। आप घर में कार्ड नहीं छाप सकते अब। सही हो गया। तो आई गेस ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, ये वेंडर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं आप। जैसे फॉर एग्जांपल दो एक्टिविटीज है ए एंड बी, B has an external dependency on A, it means B is a project activity while A is non-project activity। यानी कि A जो है वो प्रोजेक्ट इन हाउस एक्टिविटी नहीं है, वो किसी ने करके आपको देना है। जैसे आपने डेवलपमेंट स्टार्ट करनी है, मगर जो इक्विपमेंट है वो कहीं से आना है, तो बी अब इक्विपमेंट जब तक नहीं आएगा तब तक तो आप डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते। ये वही बात है, आपने बिरयानी पकानी है, अम्मी को आपने फरमाइश तो कर दी, अम्मी ने बिरयानी पकानी है, मगर अब्बू जब तक मुर्गी चावल और मसाले ला के नहीं देंगे, तो अम्मी तो अपने कड़छे और देचियां लेके तो बैठ के तो कुछ नहीं कर सकती। तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अब क्या है कि आप डिपेंडेंट है किसी थर्ड पार्टी के ऊपर, एग्जैक्टली तब तक स्टार्ट नहीं कर सकती अम्मी, एग्जैक्टली, ठीक है। इंटरनल डिपेंडेंसी, जब आप इंटरनली अपने प्रोजेक्ट की टीम के अंदर जो है ना आप डिपेंडेंट होते हैं, आपका भी यही हाल होता होगा अक्सर कि एक चीज आपके कोई ऐसे मॉड्यूल्स हैं, जब तक एक बंदा आपको इंप्लीमेंट करके नहीं देगा आप अपना काम आगे स्टार्ट नहीं कर सकते। इट मीन्स दो एक्टिविटीज हैं ए एंड बी, ठीक है, और दोनों की इंटरनली डिपेंडेंसी है। इट मीन्स बोथ ए एंड बी आर प्रोजेक्ट एक्टिविटीज, दोनों एक्टिविटीज प्रोजेक्ट एक्टिविटीज हैं। एक्सटर्नल में क्या था, एक प्रोजेक्ट एक्टिविटी थी, एक नॉन प्रोजेक्ट एक्टिविटी थी। अब अदर वे अराउंड है, दोनों प्रोजेक्ट एक्टिविटीज हैं। इसमें क्या है कि प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स के ऊपर डिपेंडेंसी है कि जब तक एक करके नहीं देगा दूसरा जो है ना वो आपको काम आगे कंप्लीट नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जांपल आप जब तक सिस्टम डेवलप नहीं करेंगे टेस्टर टेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। वो टेस्ट प्लान जरूर लिख सकता है, मगर एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ टेस्ट कब होगा, जब आपके सिस्टम की डेवलपमेंट होगी। इसी तरह आप पेंट वॉल तब तक नहीं कर सकते जब तक वो जो आपका जो मिस्त्री है वो आपको दीवार नहीं बना के देगा। इसी तरह मुख्तलिफ इसकी एग्जांपल्स हो सकती हैं इंटरनल प्रोजेक्ट की इंटरनल डिपेंडेंसी, ठीक है। एक्टिविटी इन्फ्लुएंसर्स, एक्टिविटी ड्यूरेशन इन्फ्लुएंसर्स क्या होते हैं कि आपकी ड्यूरेशन के ऊपर जो जो असरात, अवामिल, असरअंदाज होते हैं उनके ऊपर आप करते हैं फोकस करते हैं, कौन कौन से असरात कर सकते हैं, कौन कौन से अवामिल आपके उसके ऊपर, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको पता है एजम्पशंस, जो आप एज्यूम कर लेते हैं कि ये काम इस तरह होगा, और अगर लेट्स सपोज वो काम उस तरह नहीं हुआ, तो ये भी आपकी ड्यूरेशन के ऊपर जो है ना ये इन्फ्लुएंस कर सकता है कि आपने फॉर एग्जांपल एस्टिमेट में ऐसे किया कि ये वाला बंदा तो ये वाला काम इतनी देर में ये तो कर ही लेगा, नहीं नहीं ये तो कर ही लेगा, मगर लेट्स सपोज वो नहीं कर पाया, तो क्या हुआ, आपका उस ड्यूरेशन के ऊपर इन्फ्लुएंस हो जाएगा। प्रोजेक्ट के कंस्ट्रेंट्स, ठीक है, बजट के कंस्ट्रेंट्स, ये आपको जो है ना कहीं आपकी ड्यूरेशन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। आपके रिसोर्सेज की, ठीक है, इफ 8 developers can finish a project in 4 months does not necessarily mean that you can add 16 developers to complete the job in fair half time। लिटरली इस बात की गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि मे देयर अ चांस कि जो आप वो 16 लगा रहे हैं वो आके खुद आपका काम इतना बढ़ा दे कि आप कहें यार इससे तो बेहतर था कि मैं उन 8 के साथ ही, अक्सर ऐसे होता है ना कि आप अक्सर लोगों को ज्यादा लगा लेते हैं, आपका काम इतना बिखर जाता है, आप कहते हैं यार इससे तो बेहतर था कि हम इनको ना ही लगाते।
ठीक है, काम इतना डिस्पर्स और इतनी खच मच जाती है कि आप कहते हैं कि यार इससे तो बेहतर है मैं 8 के साथ ही मेरा काम कर लेता। तो ये बहुत सारी चीजें ट्रेड ऑफ्स में आती हैं। फर्स्ट टाइम फर्स्ट यूज पेनल्टी, आपकी टेक्नोलॉजी जिस पे पहली दफा काम कर रहे हैं, ये आप अच्छी तरह अंदाजा होगा आपको, तो आपके ये ड्यूरेशन के ऊपर इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है। हाँ जी, वट इफ यू हैव टू प्रोवाइड टाइम एस्टिमेट्स विदाउट एनफ डिटेल्स इन हैंड। हाँ जी, और टाइम टू एनालाइज, ये वही वाला सेम कॉन्सेप्ट है जब हमने वो नहीं पढ़ा था, जब हम बजट एस्टिमेट कर रहे थे, तो जब हमें वो हमने पढ़े थे रोम, याद है रोम मेथड पढ़ा था, रफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, पैरामीट्रिक मेथड्स। तो ये टाइम में भी वो यूज होते हैं कि आपके पास अगर डिटेल्स इतनी हाथ में नहीं है, फिर भी आपका क्लाइंट आपको कह रहा है कि यार बता तो सही, फिर भी कितना टाइम लगेगा। उस वक्त वो क्या बात कर रहा था, यार कितना पैसा लगेगा, अभी वो किसकी बात कर रहा है, कितना टाइम लगेगा। ठीक है, हाउ मच टाइम वुड इट बी कंज्यूम्ड, ये एक्टिविटी कितना टाइम कंज्यूम करेगी, वो आप उसने अपनी चोंच नहीं बंद करनी, उसने आपसे अंदाजन पूछना ही पूछना है कि इस काम को करने में कितना टाइम लगेगा। तो इसमें क्या है, आपके पास वही 3 तरीके हैं। उसी तरह एक आपके पास रॉम है, रफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, एक है एनालॉगस और एक है पैरामीट्रिक मैग्नीट्यूड। ये हमने उसमें भी पढ़ा था आपके, जब हमने बजट के कंस्ट्रेंट्स, बजट को डिफाइन किया था, कि इसमें आप क्या कर रहे होते हैं, इसमें एक वाइल्ड गेस होता है जब आपके पास रिक्वायरमेंट्स इतनी क्लियर नहीं होती। तो जब आप एक रफ गेस लगाते हैं ना, और आपको ये हमने वेरिएंस का भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि इसमें वेरिएंस के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, -25% से लेकर 75% तक यहाँ पे वेरी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि इट्स रफ गेस। इसमें क्या होता है कि अभी आपके पास ना रिक्वायरमेंट्स इतनी ज्यादा है, ना डिटेल्स आपके पास इतनी ज्यादा है, तो फिर आपको कह रहे होते हैं ना, मेरे रफ अंदाजे के मुताबिक इस काम को इतना वक्त लगेगा, बट इसमें वेरिएंस के चांसेस बहुत ज्यादा है, बिकॉज इट्स अ रफ गेस। नाउ एनालॉगस, एनालॉगस में क्या होता है, जो प्रीवियस उस तरह के प्रोजेक्ट्स आपने कर चुके होते हैं, आप पास्ट हिस्ट्री में उसके मिलते जुलते जैसे आप काम कर चुके होते हैं, आप उस एनालॉगी की बेस पे जो है ना, आप अपना एक एस्टिमेट क्रिएट करते हैं। पैरामीट्रिक, पैरामीट्रिक जिसे वहां पे भी था कि बकायदा आप कुछ मैथमेटिक्स कुछ अप्लाई करते हुए जो है ना, आप अपने गेसेस जो है ना थोड़े से स्ट्रेंथन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अ टास्क में टेक 8 आवर्स टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट, it requires to complete 10 similar tasks, then आप estimate करते हैं कि round about it would take 80 hours to complete a particular task। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपका जो बॉस है वो आपसे एस्टिमेट मांग रहा है कि हाँ जी बताओ इस काम को करने में कितना टाइम लगेगा, तो अब आपने क्या कहना है, व्हाट टू से। अगर आपका बॉस जो है ना अभी आपसे कह रहे हैं मुझे एस्टिमेट करके बताओ, तो उसको पहले तो ये क्लियर करें कि ये एक एस्टिमेट है, दिस इज नॉट श्योर शॉर्ट थिंग, दिस इज जस्ट रफ अंदाजा, दिस इज जस्ट एन एस्टिमेट। एस्टिमेट वर्ड का मतलब ही क्या होता है कि इट्स एन एस्टिमेट। ठीक है, देन लिस्ट ऑफ एजम्पशंस आपके सामने होनी चाहिए कि हाँ मेरे दिमाग में ये एजम्पशंस है, इन एजम्पशंस के साथ मैं कहता हूँ कि ये वाला काम। तो यही बात है ना कि ये वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर का जो तरीका है ये आपको इसी में हेल्प करता है कि आप जो है ना अपने यूनिट्स को डिवाइड करके ना, वर्क पैकेजेस को डिवाइड करके आप बता सकते हैं कि आप ओवरऑल जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे उसकी एफर्ट के साथ, तो कितना ड्यूरेशन हमारा जो है ना नॉर्मली लग जाएगा। फिर उसके बाद आप वेरिएंस की रेंज भी बताते हैं कि अगर हम रॉम की टेक्निक यूज कर रहे हैं तो उसमें वेरिएंस के चांसेस ज्यादा है, पैरामीट्रिक में जो है ना वो वेरिएंस के चांसेस जरा कम होते हैं। ठीक है, फिर आप ये भी बताएंगे कि ये एस्टिमेट कब तक वैलिड है, क्योंकि ज़ाहिर टाइम बाउंड है आपका प्रोजेक्ट। ठीक है, और फिर सब कुछ बैकग्राउंड नॉलेज भी आप बताएं कि आप ये बात किस नॉलेज की बेस पे जो है ना, ये कौन सा आपका बैकग्राउंड है जिसकी बेस पे आप ये जो है ना इतना बड़ा क्लेम कर रहे हैं, ये सब बातें आपने बतानी है। देन उसके बाद डूज एंड डोंट्स, वर्क अलोन मत करें, ये स्टार्ट ही में मैंने काम ये बताया था आपको कि बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर आप जो है अलग बैठ के काम ना करें। जब भी आप प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम बना रहे हैं अपनी टीम के साथ बैठ के अपनी एक्टिविटीज को स्ट्रीमलाइन करें, उनकी ड्यूरेशन को काउंट करें। नेक्स्ट, गेस ना करें। ठीक है, कोशिश करें कि आपके एक्सपीरियंस की बेस पे या जो भी तरीका आप यूज कर रहे हैं उसमें आप एस्टिमेट्स को ना नियर अबाउट एक्यूरेट पे लेके जाएं। ठीक है, डोंट ब्लोट, ये आप लोगों का एक प्रॉब्लम है पार्किंसन लॉ स्टेट्स, इसको कहते हैं कि जो स्टूडेंट सिंड्रोम। आपको किसी काम को करने के लिए मैं 20 दिन भी दे दूंगी ना, आपका जो काम है ना वो एक रात पहले ही होना है, वो 20 दिनों में आपका काम कभी भी नहीं होना। वो काम आपका होना ही क्या है, वो आखिरी रात को होना है। किसी काम को अगर आपको जो है ना ज्यादा दे दिया जाए ना ड्यूरेशन, वो उतनी ड्यूरेशन में काम जो है ना वो फैल जाता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, स्टूडेंट सिंड्रोम। फिर उसके बाद क्या है, डू टेक एडवांटेज ऑफ मैनेजमेंट रिजर्व। ये जो मैं हमेशा आपको कह नहीं रही थी, कुशन रखें कुशन रखें कुशन रखें अपनी इसमें एस्टिमेट में, अपनी बजट में, अपने टाइम में। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो प्रोजेक्ट के बच्चे होते हैं, मैं हमेशा क्या कह रही होती हूँ, कम से कम 1 महीने का कुशन रखें। कुशन का क्या मतलब है कि आपने जो है ना वो कोशिश करनी है कि अपना काम जो आपने एस्टिमेशन किए हैं ना वो आप 1 महीना
पहले ही कंप्लीट कर लें उस सब कामों को, ताकि 1 महीना आपने जो है ना एज अ बैकअप रखा हो, एज अ मैनेजमेंट रिजर्व रखा हो। फिर एट द टाइम आपको जो है ना वो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, वो जो एंड में मेकअप नहीं आप कर रहे होते, टचअप कर रहे होते हैं, वो जो आप स्प्रेस कर रहे होते हैं मुंह के ऊपर, जब आप पूरा अपना मेकअप कर लेते हैं, फिर वो जो वो स्प्रे वाला टाइम होता है वो 1 महीने का, चिल मार के बैठे हैं उस वक्त सुकून से। मगर आप लोगों का मसला क्या होता है, अभी आपका सुबह वो होना है ना डेमो, आपने आधी रात तक भी ना बैठे, कोई ना कोई उसकी जो है ना वो कोई ना कोई पेज कस रहे हो ना बैठे उसका प्रोजेक्ट का। तो ये चीज आपने बचानी है इस चीज की। और एक टाइम पे एक रात के पहले जो आप चीज करते हैं ना, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, प्लीज कोशिश कीजिएगा ऐसा कोई देर ना करे। वो खुदा ना खासा ऐसी एक्सेप्शन रेज होती है कि वो जो है ना, ये बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए हैं मेरे अपने भी टाइम में और अपनी टीचिंग लाइफ में भी। लेक्चर खत्म हो गया तो आपके साथ शेयर करूंगी। अच्छा, उसके बाद पैरामीट्रिक एस्टिमेट्स में आपके पास आते हैं 3 पॉइंट एस्टिमेट, ये भी एक तरीका होता है, ठीक है। इसमें आप कॉन्सेप्ट समझिएगा। इसमें 3 पॉइंट का क्या मतलब है, एक सिचुएशन आप देखते हैं बिल्कुल मिनिमम, एक देखते हैं मैक्सिमम, एक लगते हैं मीडियम। इसका क्या मतलब है, किसी काम को करने के लिए मैक्सिमम कितना, वर्स्ट केस में कितना मैक्सिमम टाइम लग जाएगा, इसका एक और नाम है पेसिमिस्टिक भी कहते हैं इसको। दूसरा मिनिमम, बेस्ट केस सिचुएशन में ये काम जो है ना कितनी टाइम में हो जाएगा, इसको हम ऑप्टिमिस्टिक भी कहते हैं। और एक नॉर्मल ड्यूरेशन में, एक नॉर्मल सिनेरियो में ये काम कितना हो जाएगा, तो आप उसको क्या कहते हैं, मोस्ट लाइकली। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हैं अगर लाइट बिल्कुल ना जाए, पाकिस्तान में लोड शेडिंग बिल्कुल खत्म हो जाए, तो आप ये वाला काम जो है ना ये कितनी देर में कर लेंगे। अगर फॉर एग्जांपल 2-2 दिन लाइट नहीं आ रही, अब बताएं कितना टाइम लगेगा। नॉर्मल लाइट जा रही है, यानी कि दिन में 1 घंटा चली जाती है, 2 घंटे चली जाती है, तो फिर आप कितनी देर में ये काम कर लेंगे। तो ये आपको जो है ना ये इस तरीके से आपको हेल्प आउट करता है। एक्यूरेट एस्टिमेट्स, अब इसमें जो है ना ये जो पैरामीट्रिक की जो है ना टाइप, इसके अंदर दो आते हैं फॉर्मूला, एक होता है पर्ट और एक होता है ट्राइंगुलर। दोनों में सिर्फ फर्क एक मोड का फर्क है, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ क्या ये है पर्ट का फॉर्मूला। पर्ट के फॉर्मूले में आप क्या कर रहे होते हैं कि वो जो मिनिमम मैक्सिमम है ना उसको ऐड करते हैं, और मोड यानी कि जो मीडियम सिचुएशन है उसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं 6 के साथ। यानी कि अगर किसी काम को करने को मिनिमम टाइम लग रहा है 15, मैक्सिमम लग रहा है 60 मिनट्स, और मीडियम टाइम में वो 25 मिनट में हो जाता है, तो आप क्या करेंगे, इस तरह उसको मल्टीप्लाई करके उसको, मिनट सॉरी कह रही हूँ, आवर्स हैं तो आप उसको उसको आवर्स में आप निकाल सकते हैं। तो आपको पता है आप ये यूनिट्स को ट्रांसफॉर्मेशन तो करनी आती है ना आपको, कि कोई चीज मिनट्स में दी हुई है तो उसे सेकंड में कैसे करना है, सेकंड में दी हुई है तो मिनट्स में कैसे करना है, घंटों में दी हुई है तो मिनट्स में कैसे करना है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूनिट्स आप करके तो किसी एक यूनिट में जो है आप आंसर निकालते हैं। इसी तरह जो ट्राइंगुलर है, वो ट्राइंगुलर से थोड़ा सा फर्क है। ट्राइंगुलर में क्या है कि हम तीनों को जो है ना वो ऐड करके डिवाइड बाय 3 कर देते हैं। अब मुझे एक बात बताएं, आपको इन दोनों में से बेहतर कौन सा लग रहा है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो बेहतर थोड़ा सा कौन है आपके अंदाजे के मुताबिक, दोनों फार्मूला में से, पर्ट या ट्राइंगुलर। ना तो हो क्या रहा है कि अक्सर आपने देखा होगा कि ज्यादातर जो सिचुएशंस क्रिएट हो रही होती है ना, आप वैसे भी देखें तो वो मीडियम सिचुएशंस होती हैं। मैं उसमें आपको एग्जैक्ट टाइम बता रहा है, ओके। मीडियम सिचुएशन ज्यादा होती हैं। आप देखें ना नॉर्मल सिचुएशन, हम एक नॉर्मल नॉर्मल सिचुएशन में एग्जिस्ट करते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं कि बहुत एक्सट्रीम एंड जो है ना हो रहे हो सिचुएशन के, उनके होने के चांसेस जरा कम होते हैं, मीडियम के होने के चांसेस जो है ना ज्यादा होते हैं। तो पर्ट इस मामले में जरा बेहतर है, क्योंकि वो मीडियम को जो है ना वो 4 टाइम्स ज्यादा रेस कर रहा है। ये नोट किया आपने कि मिनिमम मैक्सिमम ऐड हो रहे हैं नॉर्मली, बट जो मीडियम सिचुएशन है पर्ट उसको 4 टाइम्स रेज कर रहा है, उस सिचुएशन को 4 टाइम्स रेज कर रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, समझ आई सब बच्चों को ये बात। तो पर्ट इज मोर कह लें कि थोड़ा सा ना, यू कैन से अब बेटर एज कम्पेयर टू ट्राइंगुलर, बट दोनों का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 पॉइंट एस्टिमेट में जो है ना वो बेटर एस्टिमेट है, क्यों, सिंगल पॉइंट की निस्बत, क्योंकि 3 पॉइंट के अंदर आप जो है ना वो पूरी डिटेल्स आपके पास होती हैं। कि जैसे मैनेजर पूछ रहा है कि हाउ मच टाइम इट वुड बी टेक टू डिजाइन एन इंजन, इंजीनियर कहता है 5 दिन, ये सिंगल पॉइंट एस्टिमेट है। ये तब करेक्ट होगा जब जो आपका इंजीनियर है वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि अगर तो इंजीनियर बहुत एक्सपीरियंस है तब तो बात ठीक है, मगर अगर इंजीनियर आपका इतना एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर उसके एस्टिमेट के अंदर जो है ना वो डाउट आने के चांसेस ज्यादा है। तो फिर आपको 3 पॉइंट एस्टिमेट जो है वो क्या करता है, आपको हेल्प आउट करता है। एक और एग्जाम्पल है, वो कह रहा है कि हाँ जी 5 दिन, मैनेजर कहता है ओके जबरदस्त, अगर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं एंड चीजें उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं हो रही, फिर क्या है, फिर वो कहता है कि यार सर इस केस में जो है ना मेरे पास इतना टाइम लग जाएगा, ठीक है। ये दूसरी सिचुएशन में मैनेजर कहता है आई सी व्हाट इफ अगर कोई भी प्रॉब्लम ना आए, कोई भी हिकअप्स ना आए, तो फिर कहता है सर मेरा ख्याल है फिर 3 दिन लगेंगे। तो ये क्या है, उसने 3 पॉइंट एस्टिमेट के थ्रू आपको जो है ना अपने उसने एस्टिमेट करके बताया। इसी तरह एक और एग्जाम्पल है
कि let us assume we have to estimate how much time it would take to go from our home to our workplace. तो हमारे पास 3 कंडीशन है। ऑप्टिमिस्टिक क्या है कि रोड बिल्कुल खाली हो, ट्रैफिक बिल्कुल भी ना हो, तो आप जो है ना कोई आपको सिग्नल ना मिले तो आप तो 45 मिनट पे पहुंच जाएंगे। दूसरा क्या है पेसिमिस्टिक, ट्रैफिक के जो है ना सीरियस हालात हैं, धरने हो रहे हैं, सिग्नल ढेरों ढेर है, तो आपको कितने लग जाएंगे? 225 मिनट लग जाएंगे। और अगर रेगुलर ट्रैफिक कंडीशंस हैं और कोई भी मतलब उस तरह नॉर्मल कंडीशंस हैं और नॉर्मल हालात चल रहे हैं, तो फिर आपको जो है ना वो कितना टाइम लगेगा? वो आपको लग रहा है 90 मिनट। तो क्या है आपका, इस तरह से आप फॉर्मूला के अंदर पुट करके निकाल सकते हैं, डेफिनेटली निकाल सकते हैं। इसी तरह ये वाई ट्राइंगुलर एंड वाई पर्ट, इसका मैंने आपको बता दिया कि वो जो आपका पर्ट है वो मीडियम सिचुएशन को 4 टाइम्स ज्यादा रेज करता है, एंड नॉर्मल सिचुएशन में हमारे पास नॉर्मली चीजें हो रही होती हैं। अब आते हैं प्रोजेक्ट के स्केड्यूल पे। प्रोजेक्ट स्केड्यूल में आपने नेटवर्क डायग्राम का तो मैंने आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दिया कि एक्टिविटी की सीक्वेंसेस पे, एक्टिविटी की ड्यूरेशन पे आप काम करते हैं। आपके पास 2 टाइप के कैलेंडर्स होते हैं, एक होता है आपका प्रोजेक्ट कैलेंडर और एक होता है आपका रिसोर्स कैलेंडर। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो आप लोगों का क्या ख्याल है कि दोनों में क्या फर्क होगा? प्रोजेक्ट कैलेंडर है आपका, इसके अंदर जो बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है कि जो आपकी एक्टिविटीज की सारी सीक्वेंसिंग है ना, कौन सी एक्टिविटी किस वक्त परफॉर्म हो रही होगी, प्लस ये कि आपका जो है ना ये कह लें कि इस पूरी प्रोजेक्ट के दौरान हॉलीडेज कौन सी आ रही हैं, वीकेंड्स कौन से आ रहे हैं, हॉलीडेज के दौरान आपके कस्टमर्स जो सॉरी आपके जो रिसोर्सेज हैं वो काम नहीं करेंगे, ठीक है। आप उसके दौरान आप जो है ना कोई मतलब दिमाग में रखें कि कोई जैसे 25 दिसंबर की छुट्टी आ गई है, हो सकता है लोग काम ना करें, ठीक है। तो ये आप अपने दिमाग में रखते होते हैं प्रोजेक्ट कैलेंडर को, ठीक है। और ये गैंट चार्ट जो आप बनाते होते हैं, एक्टिविटीज की जो आप ड्यूरेशन वगैरह मेंशन करते हैं, ये सब प्रोजेक्ट कैलेंडर में आता है। और रिसोर्स कैलेंडर जैसे भी सिद्रा ही सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हैं, हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं, आपके इंसानी रिसोर्सेज हैं, उन सब की आपने यहाँ पे ना एक प्रॉपर कैलेंडर बनाया होता है कि फॉर एग्जाम्पल कोई इंसानी रिसोर्स है, वो मल्टीपल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो क्या है कि वो इस टाइम से इस टाइम तक आपके प्रोजेक्ट में आपके साथ बाउंड है, मगर इसके बाद आपके साथ वो बाउंड नहीं है, वो किसी और प्रोजेक्ट में जो है ना वो आपके किसी और एक्टिविटी में जो है ना वो बाउंड है। तो ये इस तरह से जो है ना आप इसको विजिट भी करते हैं। अब अगर लेट सपोज लेट हो रहे हैं आपके प्रोजेक्ट, ठीक है, यू आर गेटिंग शॉर्टेज ऑफ टाइम, और अभी ये आप इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, ये आपके साथ रिलेट करती है ये चीज। अब आपके पास टाइम इज गेटिंग शॉर्ट एंड यू नीड टू मीट द डेडलाइन, व्हाट विल यू डू? ठीक है, सबसे पहला क्रैश द प्रोजेक्ट। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप हमें प्रोजेक्ट की जो आपकी जो सारी फाइल्स हैं उनको आग लगा देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो जो आपकी हमने पढ़ी नहीं थी पीछे चीजें, कि जो कोई ऐसी एक्टिविटीज है ना जो एफर्ट ड्रिवन है, जिसके अंदर मजीद रिसोर्सेज ऐड करके आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं, तो यू कैन डू इट। यानी कि इसके अंदर आप एडिशनल लेबर ऐड करके उनको पे करके तो अपना काम जो है वो क्या करें, आप फौरन से आप उसको जो है ना वो क्या करें, हरी आप कंप्लीट कर लें उसको, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, फास्ट ट्रैकिंग। जहां पे आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज थी ना जो सीक्वेंशियल चल रही थी, अब आप क्या करें, उनको पैरेलल चलाना शुरू करें। जैसे मैं आपको नहीं उस दिन कह रही थी तूबा सिद्रा कि अब जो है ना कामों को ना पैरेलल शुरू कर दो। वहां पे आप लोग जो है ना अपनी डॉक्यूमेंटेशन अपडेट कर रहे हो, यहाँ पे आप लोग अपने टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट कर रहे हो, वहां पे आप अपनी जो है ना वो एप्लीकेशन को जो है ना वो ट्रेसेबल कर रहे हो। तो ये सब अब क्या है, अब फास्ट ट्रैक। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि अब हम सीक्वेंस में वेट करें, ये हो जाएगा तो फिर हम आगे चले, नहीं, अब सारे पहिए इकट्ठे चला दो बस। ये वाला ये टाइम होता है बेगिंग फॉर मोर टाइम। हाँ जी, फिर आप आते हैं हाथ मुंह जोड़ते हुए, हमें मजीद थोड़ा सा टाइम दे दें, थोड़ा सा टाइम दे दें, थोड़ा सा टाइम दे दें। मगर ये सर आप अपने असाइनमेंट्स में कर रहे होते हैं, मैडम हमें बस एक दिन और दे दें। अव्वल तो ये जो है ना एक अच्छी अप्रोच नहीं होती, ये बहुत गंदी अप्रोच होती है, ये नहीं करनी चाहिए एग्जैक्टली। मगर ये भी अगर फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा बहुत अनसीन सिचुएशन हो गई है, तो फिर आप क्या करें कि सबसे पहले तो जो आप काम कर चुके हो ना, एटलीस्ट जब आप कहें ना कि हमें थोड़ा सा और टाइम चाहिए, तो कम से कम जो आप काम कर चुके हैं वो दिखाए कि ये हम इतना सारा काम कर चुके हैं, बस ये इतना सा रह गया, तो हमें थोड़ा सा टाइम मिले तो हम ये काम भी कर लेंगे। तो आपको ये बात समझ आ रही कि ये नहीं कि आप दिखा कुछ भी नहीं रहे और मांग रहे हैं और टाइम, तो वो फिर आपको कभी भी नहीं मिलेगा, नेवर। टाइम मैनेजमेंट, ये हमने सारी चीजें पढ़ी हैं, डब्ल्यू बेस के थ्रू, नेटवर्क डायग्राम, सीक्वेंसिंग, सारी मैंडेटरी लॉजिक्स, डिस्क्रिशनरी लॉजिक्स, इंटरनल डिपेंडेंसी, एंड ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं, इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है। और ये क्रिटिकल पाथ वगैरह वाली सारी बातें, फ्लोर्स फ्लोर्स, ये सारे आप उसमें जब आपको एल्गोरिदम वाली आप पढ़ेंगे ना वीडियो, तो आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। और ये वो एक्सरसाइजेस थी जो नेटवर्क डायग्राम की एक्सरसाइजेस हैं, तो आप लोग ये करके देखिएगा। ये एक्सरसाइजेस जो है ना वही एल्गोरिदम समझने के बाद ना ये एक्सरसाइजेस खुद परफॉर्म करके देखिएगा।